आई थिंक ये वाला किया था। सर वो एल्यूमिनियम वाला गया। राइट, एग्जैक्टली। चलें जी, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी मैंने मेरे ख्याल में लिखवा दिया था आपको, सही है। चलें जी, यस और क्वेश्चन देखते हैं। ये ऑसिलेशन वाले चैप्टर से रिलेटेड है। ऑसिलेशन में भी यही होता है कि ऑसिलेशन के अंदर समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि वो मैग्नेटिज्म बीच में एम्बेड कर देते हैं उसी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉन्सेप्ट होता है जो बेसिकली उसमें आ रहा होता है। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ पे उन्होंने आपको एक स्प्रिंग दिखाया हुआ है, और जो ये स्प्रिंग है ये मूव कर रहा है, और एक सोलेनोइड है जो किसी सर्किट के साथ या किसी चीज के साथ अभी कनेक्टेड नहीं है। सर जी कोई रिमूव कर रहा है बार बार। इसको रिमूव कर रहा है, मैंने सबको अटेंडी बनाया हुआ है यार। देख लो कोई नहीं है, एक ट्रेंडी नहीं है। मैंने सबको ही अटेंडी बना दिया, देखें सारे अटेंडी हैं, राइट। चलें जी, अब इसमें एक हमारे पास मैग्नेट है, और इसको हम सोलेनोइड के अंदर, इसका भी सर्किट जो है वो भी ऑफ है, और अपने उसको ओपन रखा हुआ है, उसके अंदर से वो पास कर रहा है। सो क्वेश्चन ये, अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रॉम द फ्री एंड ऑफ अ स्प्रिंग। So magnet is made to oscillate at time t is equal to 0 and at time t is equal to 6 second the switch on the circuit is closed। तो पहले 6 सेकंड जो था वो सर्किट में किसी किस्म का स्विच जो था वो क्लोज नहीं था। So what they say there, यहाँ पे इन्होंने ग्राफ दिखाया अगले पेज पे। The variation in the time t of the vertical displacement of the magnet is shown in the graph। ग्राफ अगले पेज पे है। ये जल्दी से आप लोग लिख लें। ये क्वेश्चन भी लिखना है आपने, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। इसको लिख लें, फिर आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों। आज हम एक दो क्वेश्चन डिस्कस करके तो फिर टाइम हुआ तो अगला चैप्टर शुरू कर देंगे। लिख लिया बच्चों, आगे चले। सर नहीं लिखा, 2 मिनट सबर। चलें जी, अब मैं आगे जा रहा हूँ। आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया। सर एक मिनट बात सबर कर। अरे एक मिनट यार, इतनी देर हो गई यार, आप लोग जल्दी से लिखें। जरा सा भी लिखा हुआ कुछ भी नहीं है इसमें। सर साफ साफ लिख रहे हैं, इस वजह से 1 मिनट अभी। सर पीछे करें, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ फिर आगे। वो स्क्रीन लगता है स्टक होगी, 1 मिनट। आ रहा है नजर कुछ, या स्टक किया स्क्रीन? सर स्टक है। स्टक है। ओके, मैं इसको चेंज करता हूँ। आई होप कि अब नजर आ रहा होगा आप लोगों को।
सर यू होप सर प्रो वो सर स्क्रीन स्टटर हो रही है, वो स्टक हो गई है स्क्रीन। अब तो ठीक है ना? यस सर, अब नहीं ठीक सर। है। ये मैं आपको ना ग्रुप पे पिक्चर्स भेज रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि आप लोग जो है ना वो स्लो है लिखने में, मेरा ख्याल है। तो ना जी पिक्चर मैंने भेज दिया, मैं आगे जा रहा हूँ, ठीक है? ओके, सो नाउ दिस इज द ग्राफ दैट दे हैव गिवन अस। ये इस ग्राफ की भी पिक्चर मैं भेज रहा हूँ। तो दिस इज द ग्राफ दे हैव सेंड अस। उसमें क्वेश्चन सर के हम ना अंदर बनाए इसको। बनाए क्यों ना बनाए, मैं साथ में ये भी भेज रहा हूँ ताकि स्क्रीन स्ट्रक हो गया, कुछ हो गया, कम से कम आप लिखते तो रहे ना। आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया मैंने। तो यहाँ पे ये ग्राफ है हमारे पास इस तरह का। शुरू में देखें टाइम t इज इक्वल टू 0 से लेकर 6 तक ऑसिलेशंस का चैप्टर हमने पढ़ा था। तो डैम्पिंग बिल्कुल नहीं हो रही, तमाम एम्पलीट्यूड जो है वो एग्जैक्टली सेम है, ठीक है? नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट आफ्टर 6 सेकंड जो एम्पलीट्यूड है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। वो उन्होंने ग्राफ में दिया हुआ है, ये ग्राफ आपने बनाना नहीं है, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला पार्ट, फाइंड फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं? आपको पता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला दैट f इज इक्वल टू 1/t, ये बेसिक हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, राइट? तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो टाइम पीरियड आपको इस एक्सिस में ढूंढना मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप 2.5 वेव्स का टाइम देखें तो 2.5 का मतलब ये कि 2.5 साइकिल्स। तो ये जो मैंने यहाँ मार्किंग की हुई है ब्लू से, तो पहले डॉट से दूसरे डॉट तक 1 वेव है, दूसरे डॉट से तीसरे डॉट तक 2 वेव्स हैं, और फिर आगे 2.5 वेव्स हैं यहाँ पे। तो 2.5 वेव्स का जो टाइम पीरियड है दैट इज 6 सेकेंड। तो 1 वेव का टाइम पीरियड निकालने दैट इज 6 डिवाइड बाय 2.5, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2.4। और फिर फ्रीक्वेंसी निकालने f इज इक्वल टू 1/t, टाइम पीरियड की वैल्यू प्लेस कर दें तो फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में 0.42। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इन्होंने हमें कहा कि फाइंड द एनर्जी ऑफ ऑसिलेशंस बिटवीन t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 6 के एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन कितनी होगी। अब यहाँ जो एनर्जी का टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है ये हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा था, t इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई f, f हमारे पास निकला हुआ है, और x नॉट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है जो कि ऑलरेडी आपके पास ऊपर दिया हुआ है। तो आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम अगर आप इसको देखें तो यू विल हैव 250 मैस आ जाएगा, गिवन है क्वेश्चन के अंदर मैस 250 गिवन है। ओमेगा की जगह आ जाएगा 2 पाई f, तो 2 पाई तो एज इट इज, और फ्रीक्वेंसी की जगह 0.42 होल स्क्वायर, और x नॉट स्क्वायर। x नॉट भी हमें गिवन है लेकिन ये सेंटीमीटर्स में गिवन है, इसको आपने मीटर्स में चेंज करना। तो दिस वुड बिकम 1.5 टाइम्स 10 पावर माइनस 2 एंड होल स्क्वायर। जब आप इस सारे को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास आंसर बन जाएगा 2 × 10⁻⁻⁴ जूल्स, ठीक है? तो ये आपके पास एनर्जी ऑफ ऑसिलेशंस आ जाएगी। इसको लिख लें, जब लिख लें तो मुझे बता दीजिएगा। अगर किसी की स्क्रीन स्ट्रक है तो ऑलरेडी मैंने भेज दिया है आपको ग्रुप के ऊपर भी। सर क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि जिन ग्राफ की एम्पलीट्यूड वेरिएबल है तो उनकी भी टोटल एनर्जी बताए। किसी एक सर्टेन टाइम पे पूछ सकते हैं कि इतने टाइम पे एनर्जी बता दें, तो वहां पे ओमेगा तो सेम होगा, उस टाइम का डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड पुट हो जाएगा। किया जा सकता है बिल्कुल, और आए में इस तरह के सवाल। चलें जी, इसको जल्दी से लिखें, देन वी मूव ऑन। पीछे से आवाजें आ रही हैं आप।
कौन सी आवाजें आ रही हैं यार? सर लिख लिए। चलिए जी आगे चलते हैं। उसके बाद इसने इसी क्वेश्चन का पार्ट है, उसने कहा है कि यूज द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टू एंड एनर्जी कंजर्वेशन टू एक्सप्लेन व्हाई द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ द मैग्नेट रिड्यूसेस आफ्टर t इज इक्वल टू 6। तो आप देखें तो जो अगर ग्राफ पे जाएं, पीछे मैंने ग्राफ की पिक्चर्स भेजी हुई है, आप लोगों ने लिख भी लिया होगा कि टाइम t इज इक्वल टू 6 सेकंड से ऑनवर्ड क्या हो रहा है कि जो एम्पलीट्यूड है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। वो एम्पलीट्यूड क्यों कम होता जा रहा है? वो एम्पलीट्यूड इसलिए कम होता जा रहा है क्योंकि जो मैग्नेट है आपका, जब वो पास करता है सोलेनोइड से और आपने स्विच भी उसको क्लोज कर दिया है, तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। अब इंड्यूस ईएमएफ जो है दैट इज गोइंग टू डिसिपेट, जाहिर है वो करंट प्रोड्यूस करेगी और आगे रेजिस्टर लगा हुआ है, so this energy is going to be dissipated as thermal energy। तो जो एनर्जी ऑफ ऑसिलेशंस हैं वो डिसिपेट हो रही है एनर्जी इन द रेजिस्टेंस, तो मैग्नीट्यूड जो होगा एम्पलीट्यूड का स्लोली एंड ग्रेजुअली डिक्रीज करता जाएगा बिकॉज ऑफ द एनर्जी डिसिपेशन। तो यही कहानी आपने लिखनी है यहाँ पे। सो व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, मैग्नेट विल चेंज the magnetic flux of the coil and an induced EMF will be produced in the coil, and according to Faraday's law this जी सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन किसी को शो नहीं हो रही? सर हो रही है। सर अब शो हो रही है। ये पिक्चर मैं भेज रहा हूँ यार, ये चलना जी पिक्चर सर ये कितने कितने मार्क्स का सवाल है ये? ये कम से कम 4 नंबर की एक्सप्लेनेशन आती है ये, ठीक है, 4 मार्क्स की एक्सप्लेनेशन होती है ये मैं भेज रहा हूँ आप लोगों को। ओके, so when the switch is closed, magnet will change the magnetic flux of the coil and an induced EMF is produced। ठीक है, पहले उसमें क्योंकि सर्किट क्लोज नहीं था तो करंट फ्लो तो करता है लेकिन ऑब्वियसली एंड्स कनेक्टेड नहीं है ना, तो करंट को फ्लो करने के लिए टर्मिनल भी चाहिए पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो EMF will be induced in the coil and according to Faraday's law this induced EMF is proportional to rate of change of magnetic flux linkage। अब this induced EMF will pass through the resistor, it will cause heating effect and thermal energy will be dissipated through the resistor। So this energy is taken away from the energy of oscillating magnet, so therefore the amplitude of oscillations would decrease। तो बेसिकली इसको आपने फेराडे लॉ के साथ डिस्कस करना है। तो जैसे मैंने बताया कि मैग्नेटिज्म में 2 क्वेश्चंस आते हैं, सम टाइम एक क्वेश्चन तो लाजमी आता है पक्का, पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन मैग्नेटिज्म का होता है 12 से 15 नंबर का। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी सम टाइम वो अलग से भी दे सकते हैं इंडिपेंडेंटली, और दे कैन गिव यू नो किसी ऑसिलेशन के क्वेश्चन के साथ या किसी और क्वेश्चन के साथ उसका लिंक एस्टेब्लिश करके, तो वहां पे भी 5-6 नंबर का पार्ट आ सकता है। मैग्नेटिज्म लाइक 100 में से 20 मार्क्स के करीब जो पोर्शन आएगा वो मैग्नेटिज्म में से आएगा, राइट? कोई डाउट है, कोई चीज नहीं समझ आई तो मुझसे पूछ लें। सर लिख लिए। ओके नहीं लिखा सर।
लिख लिया सर जी। ओके, नाउ वी हैव द सेकंड एप्लीकेशन। अगर आपको याद होगा तो हमने ईएमएफ दो एप्लीकेशंस पढ़ी थी। एक हमने कहा था कि इट इज यूज्ड फॉर द मैग्नेटिक ब्रेकिंग, यानी कि वो जो हमने एक कॉइल जो था वो मूव कर रहा था सिंपल, और जैसे ही उसको मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएं तो वो स्लो डाउन हो जाता है जल्दी। तो अब इसकी सेकंड एप्लीकेशन है एप्लीकेशन ऑफ दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो हम यूज कर सकते हैं एडी करंट्स के लिए कि बेसिकली, या आप ये भी कह सकते हैं इंड्यूस ईएमएफ, जो वो उसकी सेकंड एप्लीकेशन है ईएमएफ इंड्यूस बिटवीन टू कॉइल्स, जो कि ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल भी है। तो ट्रांसफार्मर में बेसिकली क्या होता है, इफ यू टॉक अबाउट ट्रांसफार्मर्स, आपके पास दो कॉइल्स हैं, देयर आर टू कॉइल्स, कॉइल ए एंड कॉइल बी। सो द मेन सप्लाई इज कनेक्टेड टू कॉइल ए, और जो कॉइल बी है उसके साथ सिर्फ गैल्वेनोमीटर आपने लगाया हुआ है। जैसे ही यू टर्न ऑन द स्विच, द करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल ए, and obviously because the value of current reaches to maximum, there is an induced you can say magnetic field. We already know that whenever there is a current in a solenoid, and a magnetic field is produced in it. Now when this magnetic field passes through coil B, an induced EMF is produced because of the change of magnetic flux. तो वो momentarily होगा, जैसे ही करंट की वैल्यू 0 से मैक्सिमम पहुंचेगी, there will be an induced current in the coil. और ये हम लेंजेस लॉ से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द चेंज प्रोड्यूसिंग इट। तो इफ द करंट इन कॉइल ए इज एंड क्लॉकवाइज, द करंट इन द कॉइल बी वुड बी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो मैंने दो एरोस बनाए हैं, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट। और उसके बाद थोड़ी देर बाद वंस द कॉइल इज current is established and the current is static, the magnetic field B would be constant and there is no change in flux. If you remember EMF की definition क्या है, rate of change of flux। तो अगर flux ही change नहीं हो रहा, B constant है, तो there is no EMF induced। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ये हमने ग्राफ भी बनाया हुआ है इस तरह का पहले भी, कि पहले हल्का सा हम बनता है फिर स्ट्रेट लाइन, और जैसे ही स्विच आप दोबारा ओपन करते हैं, there is an induced EMF in the other direction। तो यही कहानी यहाँ पे भी है। So when the switch is turned off after it was being on for some amount of time, induced EMF is going to produce such that again it is going to oppose the change and it would be in other direction as well। तो ये एप्लीकेशन है इसकी। इस पेज को लिख लें, ये मैं रीड करता हूँ। So as the switch S of the circuit of coil A is closed, the magnetic field in this coil grows। So क्योंकि करंट की वैल्यू 0 से मैक्सिमम जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है उसको। So between this time the magnetic field links with the turns on coil B। So there is a change in flux linkage in coil B। So as a result, there is an induced EMF in coil B। यहाँ तक लिख लें, फिर आगे चलते हैं। सर ये रेड कलर में एरोज क्या शो कर रहे हैं? ये करंट की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। सो दिस इज, अगर हमारे पास ये पहले वाली कॉइल में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमें पता है लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली इसमें जो करंट होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो वो बेसिकली इट इज गोइंग टू बी इन, उसमें अगर क्लॉकवाइज है तो कॉइल बी में एंटी क्लॉकवाइज होगा। और सर ये कॉइल बी में जो रेड कलर का एरो है ये क्या शो कर रहा है? रेड कलर का एरो क्या मतलब, ये वही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ना। ये एरो जो है ये उसी को शो कर रहा है ना। जनरली जब आपने क्लॉकवाइज शो करना होता है तो आप एक एरो बना देते हैं ना कि करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है और इसमें करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, राइट। ये क्लॉकवाइज है, डायरेक्शन शो कर रहा है मतलब। एग्जैक्टली। ठीक है।
Do let me know once you have done. Okay. जी बच्चों लिख लिया? जी सर लिख लिया। चलें जी, नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब ये डायरेक्शन का ताल्लुक है। The direction of magnetic field in coil A can be found by right hand grip rule. अब right hand grip rule जो है ये आपने लगाना है। Again if you see ये हमने solenoid में डिस्कस किया था when we were discussing chapter number 1. So current is moving like आप अपने जो right hand है अपने हाथ को grip करें to clutch in and you will see that your thumb is pointing towards the north. तो ये जो ब्लू है नॉर्थ बनेगा कॉइल ए का उस तरफ, और जो दूसरा कॉइल है आपके पास गैल्वेनोमीटर जो जहाँ पे लगा हुआ है, ये यहाँ पे सर्किट है, ये क्लोज्ड है। सो द कॉइल बी, उसमें करंट की डायरेक्शन इट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो व्हेन यू अगेन यू यूज योर राइट हैंड, इसका नॉर्थ जो है वो राइट साइड पे बनेगा और साउथ लेफ्ट साइड पे बनेगा। So basically again it is the application of Lenz's law that induced EMF is produced it always in the other direction. So it is always going to oppose the change producing it. So direction of current in coil B can be determined by Lenz's law. The induced current in coil B would give rise to a magnetic field in coil B such that it opposes the growth of magnetic field in coil B. ठीक है? Such that यहाँ पे word missing है, it opposes the growth of magnetic field in coil A. सर हम इंड्यूस करंट को क्या एडीज करंट भी कह सकते हैं? एडी करंट जो है ना, होता तो इंड्यूस करंट ही है, लेकिन एडी करंट तब होता है जब आपके पास एक बड़ी सी शीट होती है और उसके जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था एक कॉपर की ट्यूब में हमने मैग्नेट को प्लेस इन किया था, तो वो होता इंड्यूस करंट ही है, लेकिन वो सर्कुलर डायरेक्शन और उसकी डिफरेंट डायरेक्शंस होती हैं विद इन सेम शीट, तो उसकी वजह से ना रेजिस्टिव इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। तो बेसिकली इंड्यूस ईएमएफ हम कहते हैं कि एक सर्टेन डायरेक्शन में हम उसको डायरेक्शन भी दे सकते हैं। जो एडी करंट्स होते हैं ना वो सर्कुलर फॉर्म्स में होते हैं और वो एक बड़ी सी शीट के अंदर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं जो बेसिकली रेजिस्टिव हीटिंग वगैरह में यूज होते हैं। तो कॉन्सेप्ट तो वही है। तो बेसिकली एडी करंट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, लेकिन क्योंकि बी की वैल्यू मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू डिफरेंट पॉइंट्स पे चेंज हो रही होती है, सो दैट इज द रीजन व्हाई उसको हम अलग से एडी करंट्स का नाम दे देते हैं। ठीक है सर इसमें स्विच क्लोज है? हाँ जी, स्विच क्लोज होगा तभी तो होगा, वरना तो नहीं होगा ना। स्विच क्लोज ही है अभी भी। सर इसमें जो आपने करंट की डायरेक्शन बनाई है वो तो लेफ्ट हैंड के हिसाब से नहीं लग रही? लेफ्ट हैंड रूल तो होता ही नहीं है ना। लेफ्ट हैंड रूल जो है वो उसमें तीन चीजें होनी चाहिए, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। इसमें तो हम सिंपल देख रहे हैं कि सोलेनोइड में फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। सोलेनोइड में फील्ड की डायरेक्शन हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 में,
इफ यू हैव अ करंट इन अ सोलेनोइड तो उसके लिए हमने यूज किया था राइट हैंड ग्रिप रूल, एंड द रूल सेज दैट नहीं, यू मैं हैव टू कह रहा हूँ क्लच। अगर राइट हैंड ग्रुप रूल लगाएं तो ऑपोजिट नहीं होना चाहिए करंट आप, जैसे कॉइल बी में सोलेनोइड पे लगाया राइट ना साइड। मैं ये आपको पिक्चर भेजता हूँ आपको रूल लगा के। रिमेंबर उसमें जो कर्ल फिंगर है ना ये डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये मैं आपको ये ग्रुप पे पिक्चर भेज रहा हूँ बाय ड्राइंग माय हैंड अकॉर्डिंग टू इट। तो बेसिकली दिस इज हाउ ये पहले कॉइल ए के लिए भेज रहा हूँ, ठीक है। सो कॉइल ए में आपका जो थंब होगा दैट इज गोइंग टू पॉइंट टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। तो ये जो मैं फर्स्ट पिक्चर भेज रहा हूँ दिस इज फॉर द कॉइल ए, एंड द सेकंड फिंगर पिक्चर आई एम गोइंग फॉर सेंडिंग फॉर द कॉइल बी। So this is for coil A, and now I'm going to send my picture for the coil B. Coil B में remember करंट में आपका करंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो उंगलियां आपकी दूसरी डायरेक्शन में कर लूंगी, ठीक है। So this is the direction I'm sending for the coil B. So I'm just sending for coil B. This is for coil B. अब देखें पिक्चर देखने के बाद देखें समझ आया नहीं आया। हाँ तो सर पिक्चर में जो आपकी जो फिंगर्स कर्ल हो रही है वो तो फॉरवर्ड की तरफ हो रही है ना, पर जो आपने डायग्राम बनाई है उसमें जो एरोज हैं वो बैकवर्ड्स की तरफ जा रहे हैं। कॉइल ए देखिए ना आपकी उंगलियां आगे फॉरवर्ड की तरफ उसमें टर्न हो रही है इन द सर्कुलर डायरेक्शन। कॉइल ए में पहले तो कॉइल ए को फोकस करें ना, आपकी फिंगर्स किस तरफ पॉइंट आउट कर रही हैं? आगे की तरफ जा रही है ना सर। नेल्स है ना, यस आपके जो नेल्स है ना उसने उस तरह बेंड होना जिस तरह करंट बेंड हो रहा है, तो आपका नेल जो है वो फॉरवर्ड की तरफ बेंड होगा ना, राइट। तो बेसिकली ये बैकवर्ड डायरेक्शन है। जस्ट रेज द साइड, लेट्स से कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन है, दिस इज द बैकवर्ड डायरेक्शन। ये डॉटेड लाइन मैंने बनाई है ना, दिस इज द बैक साइड ऑफ द कॉइल, इस तरह ये। ओके अब क्लियर हुआ या अभी भी क्लियर नहीं हुआ? सही सर। और जो ये वाली डायरेक्शन है ये अगेन ये इसमें आपकी उंगलियां नीचे की तरफ आएंगी इस तरह, ठीक है बच्चों। लेट्स मूव ऑन। ओके उमर, कैन यू हियर मी? उमर कैन यू हियर मी? ओके so बेसिकली जो राइट हैंड ग्रिप रूल है वो हमारी फिंगर्स को बेसिकली पॉइंट आउट करता है कि आपका जो फिंगर्स हैं उन्होंने बेंड किस तरफ होना है। तो अगर आप देखें तो बेसिकली ये इनटू द पेज है। कॉइल ए में देखें तो करंट नीचे से ऊपर की तरफ रोल होता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपने अपने आप को क्लच इन करना है सो दैट आपकी जो नेल्स हैं वो रैप करें किसी ऑब्जेक्ट को। तो आपने अपनी जो ये मैंने पिक्चर भेजी है फर्स्ट वाली, इसको दोबारा फोकस करें तो आपकी कर्ल फिंगर्स जो है ना ये इनटू द पेज वाली डायरेक्शन में, समझे कि ये पेज के अंदर जा रहा है करंट। तो आपकी जो नेल्स हैं दैट इज गोइंग टू बी इनटू द पेज, तो अपने फिंगर्स को बेंड करेंगे तो जो थंब है, थंब रिप्रेजेंट्स द नॉर्थ पोल। ये याद रखें कि जो हमने पहले पढ़ा था द फ्रेमिंग राइट हैंड रूल, उसमें क्या होता है
if the current is flowing upward direction, the thumb points the direction of current and curl finger represent the direction of field. लेकिन सोलर आयन में रूल ये चेंज हो जाता है और उसको कहा जाता है राइट हैंड ग्रिप रूल. And in right hand grip rule, you have to curl your fingers in the direction of current, and the thumb is going to present the direction of north pole. तो अगर आप देखें कॉइल ए में तो करंट इज गोइंग इनटू द पेज, तो आपकी उंगलियां नीचे अंदर की तरफ टर्न होंगी एंड द थंब इज गोइंग टू पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल. तो दूसरी साइड क्या होगी? साउथ होगी. अगर आप कॉइल बी को देखें जो ब्लू वाला कॉइल है उसमें करंट इज कमिंग आउट ऑफ द पेज, तो आपकी उंगलियां जो है नेल्स होंगे दे आर कमिंग आउट ऑफ द पेज. तो अगर आप मेरा ये मैंने फिगर भेजी है इसको आप देखें कॉइल बी के रेफरेंस से, तो आपकी उंगलियां जो है दे आर गोइंग टू पॉइंट आउटवर्ड्स. तो उसमें जो थंब होगा दैट इज गोइंग टू पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल. तो आपका जो थंब होगा दैट इज गोइंग टू बी द नॉर्थ पोल. आई होप यू अंडरस्टैंड उमर. ओके, सो आई रिसीव्ड योर मैसेज. नाउ बच्चों आई एम गोइंग टू मूव ऑन नेक्स्ट पेज. अच्छा, अब जब करंट स्विच अभी है तो करंट ऑन था, अब जैसे ही करंट को आपने स्विच ऑफ कर दिया, व्हेन द करंट इन कॉइल ए इज स्विच्ड ऑफ, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो. तो अगेन जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑपोजिट इन डायरेक्शन. ये मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी थी कि जिस तरह हमारी फैमिलीज में एक ऐसा रिलेटिव होता है जो किसी भी बात से खुश नहीं होता, सो सेम इज द केस इज विद द इंड्यूस्ड ईएमएफ. इंड्यूस्ड ईएमएफ के अंदर बेसिकली व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेनेवर देयर इज अ चेंज, फ्लक्स में चेंज हो रहा है किसी भी किस्म का, द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूसेस सच दैट इट इज गोइंग टू अपोज दैट चेंज. तो अब जब जैसे ही आपने सर्किट को करंट को इसके कॉइल ए को आपने ओपन कर दिया, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है दैट विल चेंज फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू जीरो वैल्यू. देन इट सडनली रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन. पहले ये अगर आप देखें कॉइल बी में हमने कहा था कि ये इट वाज क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेकिन नाउ बिकॉज द सिचुएशन हैज चेंज्ड, सो इट इज नाउ गोइंग टू मूव इन द कॉइल बी. करंट की डायरेक्शन किस तरह होगी? इट इज नाउ गोइंग टू बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और अगेन अगर आप रूल अप्लाई करें फ्लेमिंग, सॉरी फ्लेमिंग कह रहा हूँ, ये जो राइट हैंड ग्रिप रूल है आपके पास उसको अप्लाई करें तो अगेन यू हैव टू बेंड योर फिंगर्स एंड द थंब इज गोइंग टू, जो आपके पास थंब होगा दैट इज गोइंग टू बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल. तो यहाँ पे ये वाला पोल जो होगा दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल. तो ये नॉर्थ पोल बन जाएगा और ये साउथ पोल बन जाएगा. पहले जो राइट वाला पोल था पिछली डायग्राम में वो नॉर्थ था और लेफ्ट वाला पोल साउथ था, बट नाउ बिकॉज द सिचुएशन हैज चेंज्ड, सो द लेफ्ट वाला पोल विल बी नॉर्थ और जो राइट वाला पोल होगा दैट इज गोइंग टू बी साउथ. अच्छा, इन बिटवीन क्या होगा? अगर करंट स्विच ऑन करने से पहले और इन बिटवीन द करंट व्हाट यू हैव इज, अगर आप करंट की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो स्विच ऑन और ऑफ करने के बिटवीन, बिकॉज बी इज कांस्टेंट, तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा. ये ग्राफ जो मैंने बिल्कुल कॉर्नर पे बनाया हुआ है ये हम पहले भी बना चुके हैं कि जिस टाइम पे स्विच ऑन करते हैं और जिस टाइम पे स्विच ऑफ करते हैं डीसी करंट के लिए, डीसी सप्लाई के लिए, तो इन बिटवीन जब करंट कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स and there is no induced EMF, so that graph is going to be a straight line. So in between the time when switch was closed initially until switch is open, the magnetic field in coil A will be uniform, so magnetic flux is induced, so magnetic flux, so no magnetic flux is induced in coil B, so no EMF in coil B. तो कोई किसी किस्म का magnetic flux जो है वो नहीं होगा उसके अंदर because there is no change. There is no change in magnetic flux in induced, so no change in magnetic flux induced in coil B, so no EMF in coil B, right? वहीब आपको अभी तक स्क्रीन शो नहीं हो रही? अभी सही हो गया. चलें,
जी स्टूडेंट्स, लिख लिया आप लोगों ने? नहीं सर, 1 मिनट। और 2 मिनट पहले स्क्रीन शो नहीं हो रही थी, इस वजह से आधा नहीं लिया। सर ये जो आपने रेड में स्टेटमेंट लिखी हुई है व्हेन स्विच, ये इसके बाद क्या लिखा हुआ है? तो कौन से वाली लास्ट में? when switch momentary and induced EMF is produced in coil B when switch is in the coil A is off. ठीक है, when the switch is off in coil A. ठीक। ये बच्चों लिख लिया आप लोगों ने? सर 1 मिनट। अच्छा, ये जो हम कॉइल अभी देख रहे हैं, कॉइल है ये, इसमें हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं, लेकिन जब ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल है उसमें हम एसी देते हैं। अब एसी में क्या होता है कि एसी के अंदर वी हैव कंटिन्यूअसली चेंज इन करंट। तो जब करंट में कंटिन्यूअस चेंज आ रहा होगा, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, फिर नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो देयर विल बी अ कंटिन्यूअस चेंज इन इंड्यूस ईएमएफ। तो कंटिन्यूअसली कॉइल बी में करंट इंड्यूस होगा, और दिस इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर जो नेक्स्ट पेज पे मैंने लिखा है। ठीक है, आई एम सेंडिंग दी पिक्चर ऑफ दिस पेज सो दैट आप इसको लिख लें, और मैं लास्ट पेज समझा दूं क्योंकि ये बिल्कुल 5 मिनट्स रह गए हमारे पास क्लास के। आई वुड लाइक टू ये चैप्टर खत्म हो जाए आज, और हम अगला चैप्टर कैपेसिटर्स का शुरू कर दें कल। ठीक है, ये मैं आपको भेज रहा हूँ, समझा मैंने आपको दिया। यू कैन जस्ट कॉपी इट डाउन, आई एम जस्ट सेंडिंग द पिक्चर ऑन द ग्रुप। ओके, लिख लिए सर ये। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड को बढ़ाया कैसे जा सकता है? व्हाट आर द मेथड, व्हाट आर द वेज? अगर आप ये चाहते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ जो है बढ़ जाए, तो देयर आर 3 मेन वेज। आइदर यू इंसर्ट द सॉफ्ट आयरन कोर, ये आपने ओ लेवल्स में पढ़ा होगा होपफुली। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर जिस कॉइल में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इफ यू यू नो प्लेस अ सॉफ्ट आयरन कोर, ये मैंने ब्लू कलर से सॉरी रेड कलर से बनाया है यहाँ पे। सो व्हेन यू हैव अ सॉफ्ट आयरन कोर, व्हाट हैपेंस इज that the soft iron core magnetizes itself, और ये जो फील है उसको कंसोलिडेट कर देता है। एक तरीका तो ये है। दूसरा, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो बेसिकली एक सर्टेन लेंथ में जितनी भी कॉइल्स हैं, ये टर्न्स हैं, अगर उसको और ज्यादा इंक्रीज कर देंगे, देन यू विल हैव मोर यू नो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और तीसरा काम क्या किया जा सकता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इस तरह की मिलती जुलती चीज, व्हेन वी आर डिस्कसिंग द फर्स्ट चैप्टर। So you can increase the amount of current. So if you increase the value of current, definitely you are going to have more value of induced EMF. So again, जो red line से मैंने लिखा, जो मैं अभी बता रहा था, an EMF may be induced continuously in coil B if an alternating current is provided to coil A. Right? अगर आप coil A को continuous AC current provide करें instead of DC, then you can have induced EMF in that coil. And this principle is used in transformers. और मैंने next page पे इसका एक ग्राफ भी बनाया हुआ है, जो मैं इंशाल्लाह आज करवा दूंगा आप लोगों को, फॉर्मेट्स हैं अभी भी। So I am sending you the picture of this slide as well, so that you can understand कि कल इंशाल्लाह हमने नया चैप्टर शुरू करना है, that is capacitors.
सो आई सेंड द पिक्चर। तो जो लोग लिख रहे हैं उसको वहां से देख के लिख सकते हैं। लास्ट पेज है बिल्कुल ग्राफ्स का। तो बेसिकली ये मैंने फिर वही क्वाइल्स बनाई है, क्वाइल ए एंड क्वाइल बी। क्वाइल ए में इंस्टेड ऑफ a DC supply, I have now given an AC supply, and then we have an output voltage. तो यहाँ पे चार ग्राफ हैं। जो पहले तीन ग्राफ्स हैं दे आर रिलेटेड टू इनपुट कॉइल। वोल्टेज इन इनपुट कैसे वेरी करेगी, करंट इन इनपुट कैसे वेरी करेगा, एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इनपुट कैसे वेरी करेगी। तो ये तीनों आपस में लिंक्ड है, प्रोपोर्शनल है। करंट बढ़ेगा तो सॉरी वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा, एंड साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो तीनों ग्राफ की शेप्स एक ही होगी। So AC का क्या मतलब है? AC current means that the current changes its direction continuously from zero, so maximum to zero, and then to negative. So this is the you call it AC current. तो जिस तरह इनपुट वोल्टेज होगी the same is the input current and the same is magnetic field. Magnetic field का जो ग्राफ होगा वो भी वैसे ही बनेगा। लेकिन अगर आप इंड्यूस्ड EMF का ग्राफ देखें तो इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला आता है E is equal to minus n delta phi upon delta t, और phi डिपेंड करता है b पे। सो phi इज प्रोपोर्शनल टू b एंड b इज प्रोपोर्शनल टू i। तो हम यहाँ तो ये कह सकते हैं कि E इज प्रोपोर्शनल टू n डेल्टा b अपॉन डेल्टा t, या हम ये भी कह सकते हैं कि E इज प्रोपोर्शनल टू माइनस n डेल्टा i अपॉन डेल्टा t। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी हो सकता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट भी हो सकता है। ये तीनों चीजें जो है ये लिंक की जा सकती हैं। खैर, अगर आप शुरू में इसको ग्रेडियंट के साथ लिंक करना है, ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन, तो शुरू में देखिए ग्रेडियंट की वैल्यू लार्ज पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव टाइम नेगेटिव जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इंड्यूस ईएमएफ का ग्राफ नीचे से शुरू होगा यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे मैं ये लेट्स से आई यूज ऑरेंज मार्कर, यहाँ पे ग्रेडियंट जीरो हो जाएगा। उसके बाद इस पॉइंट पे जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे ग्रेडियंट की वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव टाइम नेगेटिव इज पॉजिटिव। तो अगर आप इन दोनों ग्राफ को कंपेयर करें तो अगर आप जो लोग मैथ्स लेते हैं, ऊपर वाले ग्राफ साइन के और जो नीचे वाले ग्राफ हैं वो माइनस कॉस के ग्राफ है। लाइक कॉस का ग्राफ जो है वो 1 से शुरू होता है, क्योंकि कॉस 0 1 होता है या -1 होता है अगर आप कॉस 180 लेते हैं। तो अगर आपने वेव्स का टॉपिक अगर आप उसको रिकॉल करें तो इसको कहा जाता है फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। पेपर में क्वेश्चन भी आता है ये कि क्या ये इन फेज होता है या कोई फेज डिफरेंस होता है। सो यस, देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री between induced EMF and the current or the voltage in the primary coil. तो जो वोल्टेज होगी प्राइमरी कॉइल में और जो सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज प्रोड्यूस होगी उसमें फेज डिफरेंस आएगा कितना, 90 डिग्री का। तो दिस एंड्स माय डिस्कशन। अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछते हैं, नहीं तो हम कल वाली क्लास में भी उसको डिस्कस कर सकते हैं। ये मैंने इस ग्राफ की पिक्चर भेज दी है, ठीक है बच्चों। In terms of parameters. I hope it is clear to everyone. I'm ending the class and I'm going to join my another class. Allah Hafiz, bachcho.